हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हम लोग 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका 1 से लेकर 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लिए थे। और आज के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 41 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देखिए कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो दोस्तों, संविधान में जो 74वां संशोधन हुआ था ये किससे संबंधित है? तो ये नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नगरीय शासन व्यवस्था। उसके बाद में क्वेश्चन 42 को देखिए कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, बिहार के एक नगर निगम में कम से कम 75 जो वार्ड है वो हो सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 75 वार्ड हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 43 को देखिए कि चिपको आंदोलन संबंधित है। बहुत ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ बचाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है वो चिपको आंदोलन से हो जाएगा। उसके बाद में है कि नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन क्यों किया गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ही नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन की व्यवस्था की गई है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करने हेतु। उसके बाद में है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कांसी राम ने ही बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कांसी राम। उसके बाद में है कि दल बदल कानून लागू होता है। सबसे पहले समझिए कि दल बदल कानून होता क्या है। तो जब कोई भी विधायक या सांसद अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता को ग्रहण करता है तो इसे ही दल बदल कहते हैं। और ये जो दल बदल कानून है ये सांसद एवं विधायक दोनों पर लागू होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सांसद एवं विधायक दोनों पर। हमें अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देखिए कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड और बिहार का विभाजन कब हो गया था? तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है जब झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 48 कहता है कि इनमें से कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? दोस्तों संघीय प्रणाली की विशेषता लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका तो है, लेकिन ऑप्शन बी में दिया गया इकहरी शासन व्यवस्था यही है जो विशेषता संघीय प्रणाली की नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 49 को देखिए कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 49 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लोकसभा में चुने गए अस्थायी सदस्यों की संख्या 543 होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है। तो दोस्तों पूर्व में जो बांग्लादेश है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पूर्व में बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 51 को देखिए कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है इंडिका के लेखक कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। उसके बाद में है कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार के ही एक नागरिक है जिसका नाम है आंग सान सू की। उसके बाद में क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से मिलेगा। पहला ऑप्शन में दिया जाएगा असम, राजस्थान, उड़ीसा, और ऑप्शन डी में दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 56 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 57 को देखिए। क्वेश्चन 57 कहता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 57 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर 1987 ईस्वी की बात है जब भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति को अपनाई गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 58 को देखिए कि विश्व में सर्वाधिक वातावरण वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 58 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वातावरण वाला देश माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल 59 को देखिए कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी कौन ऐसी मिट्टी है जिसमें ह्यूमस की मात्रा ना के बराबर होती है। तो क्वेश्चन 59 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा लैटेराइट मृदा, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 60 कहता है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 60 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। डिगबोई एक ऐसा उत्पादक क्षेत्र है जो अभी भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 61 को देखिए, इनमें से कौन सा रोपण फसल है। इसके लिए आपको 4 फसलों का नाम दिया जाएगा। पूछा जाएगा चाय, रबर, गन्ना। तो दोस्तों चाय, रबर, गन्ना ये सभी के सभी रोपण फसल है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 62 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 62 क्या कहता है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। देखिए जीवन रेखा रेल जो है वो सन 1991 ईस्वी में चलाई गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 62 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए, कांवर झील कहाँ स्थित है। कितना मजेदार क्वेश्चन है ना जी। तो दोस्तों कांवर झील जो है ये बेगूसराय जिला में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो क्वेश्चन 64 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद में कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, इसलिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अभ्रक एक अकार्बनिक खनिज है। उसके बाद में है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 66 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव वन पाया जाता है। उसके बाद में कौन कोयला घटिया किस्म का है, यानी इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में 4 प्रकार के कोयला का नाम दिया गया है। इसमें सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है और सबसे घटिया कोयला पीट माना जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन 68 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत में चाय की कृषि सबसे पहले असम में शुरुआत की गई थी। उसके बाद है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 69 याद रखिएगा, पाइराइट जो है इसमें धातु पाया जाता है, जिस कारण इसे धात्विक खनिज कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, धात्विक खनिज। उसके बाद में कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह या भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो तारापुर में स्थित है। क्वेश्चन 70 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तारापुर। उसके बाद में है कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। मिट्टी के एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, कोडरमा का जो संबंध है वो अभ्रक खनिज से है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मीका यानी अभ्रक। उसके बाद में है कि किस देश में ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। यहाँ पे क्वेश्चन 72 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कतर एक ऐसा देश है जिसने ओपेक की सदस्यता को त्याग दी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 73 को देखिए कि इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पे जूट का अग्रणी उत्पादक की बात करें तो पहला ऑप्शन में दिया गया भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो यहाँ पे क्वेश्चन 73 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारत एक ऐसा देश है जो जूट के उत्पादन करने में सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। उसके बाद में क्वेश्चन 74 कहता है कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। दोस्तों आसवन बांध का संबंध है पहला ऑप्शन गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र, नील नदी या अमेजन नदी। तो क्वेश्चन 74 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आसवन बांध का जो संबंध है वो नील नदी से है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। सबसे पहले समझिए कि आपदा होते क्या हैं। तो दोस्तों वैसी घटनाएं या प्रकृति में घटित होने वाली वैसी घटनाएं
जिससे जान माल के पार क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं और कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं अर्थात मर जाते हैं, उसे ही आपदा कहते हैं। और दोस्तों आपदा के दो प्रकार होते हैं, पहला होते हैं प्राकृतिक आपदा तो दूसरा होती है मानव जनित आपदा। वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, तो वहीं पे वैसी आपदा जो मानवीय कारणों से घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन ऐसा आपदा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला सवाल कहता है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। तो सन 1934 ईस्वी की बात है जब पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिनमें ज़मीनें फट गई थी, दरारें पड़ गई थी और काफ़ी मात्रा में बालू ज़मीन पे आ गए थे, काफ़ी लोग बेघर भी हो गए थे। तो पूछा जाएगा कि बिहार में अब तक का सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में, और सबसे विनाशकारी भूकंप सुनामी कब आया था, तो दिसंबर 2004 को आया था। कहाँ आया था, तो बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल है बाढ़ के समय लोगों को सुरक्षित स्थान कौन सा होता है। तो दोस्तों बाढ़ के समय लोगों का जो सुरक्षित स्थान होता है वो ऊंची भूमि होता है, यानी बाढ़ के समय सभी लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थान पे चले जाना चाहिए और वहाँ पे जाकर वे अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद में भूस्खलन से अभिप्राय है। तो दोस्तों भूस्खलन का जो अभिप्राय है, भूस्खलन का मतलब ही होता है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का सिसकना, और डी में दिया जाता है इनमें से सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन 79 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 79 कहता है आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होता है। पहला ऑप्शन स्थानीय प्रशासन, तो आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक स्थानीय प्रशासन को भी माना जाता है, स्वयं सेवी संगठन को भी माना जाता है, और स्थानीय जो लोग होते हैं वो भी तुरंत कोई भी ऐसा घटना घट जाता है तो उसका प्रबंधन के लिए आगे आते हैं, तो स्थानीय लोग भी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में इस PDF का 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में यानी वैसे क्षेत्र जहाँ पे भूकंप आने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती है उसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में भवनों की आकृति अंडाकार, त्रिभुजाकार और चौकार नहीं होनी चाहिए बल्कि आयताकार होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई ऑफिशियली मॉडल पेपर का क्वेश्चन 41 से लेकर पूरे 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा के जितने भी सब्जेक्ट का ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।